नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट्स निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी लेकर हुए हैं बंद। निफ्टी दिन के लो से अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 140-150 पॉइंट रिकवर हुआ है। सबसे ज्यादा रिकवरी दिखी बैंक निफ्टी में, जो कि दिन के लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 550 पॉइंट तेज रिकवर होकर बंद हुआ है। बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स में अच्छा मोमेंटम हमने देखा, स्पेशली कि आखिरी के 1 घंटे में एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। 2.5% 3% तक की मजबूती इन स्टॉक्स में दिखी है। इसके अलावा क्लियर आउट परफॉर्मर पिछले 1-1.5 हफ्ते से रहा है आईटी, जहां पर नंबर्स के साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री ने तेजी को सपोर्ट किया है। इन्फोसिस 10% की मजबूती के साथ आज के सेशन में बंद हुआ है। उससे पहले टीसीएस के पॉजिटिव कमेंट्स और फाइनली इन्फोसिस के नंबर्स ने जान फूकी है। फार्मा में भी हमने आखिरी के मिनटों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा आज के सेशन में। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थी आज के सेशन की। इसके अलावा वापस हमने एफएमसीजी की ओर खरीदारी का रुझान देखा। तो आईटी, फार्मा, साथ ही साथ सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पर हमने सेकेंड हाफ में स्पेशली थोड़े से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए देखे हैं। आज की जानकार हमारे साथ मौजूद है गौरांग शाह है हमारे साथ ज्यूडिस फाइनेंशियल सर्विसेज से, उनसे बातचीत करते हैं। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले तो एफआईआई से आंकड़े बता दें एक बार व्यूअर्स को, उसके बाद आपका आउटलुक भी लेंगे। एफआईआई ने बिकवाली की है लगभग 1100 करोड़ की और डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है 1670 करोड़ की। तो ये अच्छा संकेत है। डीआईएस जो कि पिछले कुछ सत्रों से लगातार थोड़ा मुनाफा समेट रहे थे, उनकी ओर से अच्छे खासे क्वांटम में आज बाइंग हुई है। गौरांग जी, क्या आउटलुक है आपका मौजूदा लेवल्स पर मार्केट्स को लेकर, क्योंकि एक कंफ्यूजन, एक कॉशियसनेस है इन्वेस्टर्स के मन में, एक डर भी है कि शायद मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि अगर पैसा लगाना है तो अभी एंट्री लें या फिर थोड़ा रुकें। क्या सजेशन होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए और क्या व्यू है इन लेवल्स पर मार्केट्स पर? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको और शुभ संध्या आप सभी को हमारे तरफ से। तो दीपाली, मेरे ख्याल से पिछले 1-2 हफ्ते में जो भी गिरावट बाजार देखते हैं तो उसके अगले दिन खरीदारी आ जाती है, ये एक पहली बात। दूसरी बात, बाजार में उठापटक हम बहुत देख रहे हैं, यानी कि वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, और ये मेरे ख्याल से कुछ समय तक जारी रह सकता है जब तक कोविड के फ्रंट पर हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिल जाती। मुझे सुनने में आया है कि काफ़ी कुछ अप्रूवल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ पर आपको शायद कुछ अच्छी खबर आती हुई दिखे। लेकिन इस दरमियान में हमने जो देखा है, एक तो पहली तिमाही के नतीजों का आगाज, और जैसे आप अभी भी जिक्र कर रहे थे आईटी क्षेत्र का, तो वहाँ पर हमने देखा है कि अब तक जो नतीजे आए हैं, चाहे वो टीसीएस के हो, विप्रो के हो या फिर इन्फोसिस के जो कल नतीजे आए, वो उम्मीद से बेहतर थे। और उसी आधार पर हमने देखा कि आईटी क्षेत्र अच्छा रुझान देकर के कामकाज कर रहा था। तो पहले तो हमें लग रहा है कि ये उठापटक में शायद ऊपर के तरफ 11,000-11,200 के आसपास निफ्टी जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही आसान से एक तरफ का रास्ता नहीं होगा। बीच में कुछ रुकावट आएगी मुनाफा वसूली के रूप में, और उठापटक और वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। और जो भी लोगों ने पैसे लगाए बाजार में छोटी या मध्यम अवधि के लिए, तो उनको एक राय ये दूंगा कि 11,000 के आसपास पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट ले, और अगर जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो ज्यादातर मुनाफा समेट ले। और जो लोग चूक गए हैं मौका, उनको ये राय होगी कि निवेश शुरू कीजिए, पूरी ताकत लगा करके नहीं, किश्तों में निवेश कीजिए और गिरावट पर और जोड़ते जाए। ठीक है, चलिए सवालों करते हैं शामिल। आपको बता दें फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव है, तो वहां भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं, क्वेरीज करेंगे शामिल। लेकिन जो कॉलर फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है उनसे शुरुआत करते हैं। आरके वर्मा है सिलीगुड़ी से हमारे साथ, सिंगरौली से, माफ कीजिए, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। वर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, गौरांग साहब को भी नमस्कार। मेरा ये है वोकार्ड फार्मा है, 500 शेयर मेरा 283 के रेट पर, और यूपीएल वाई है 300 शेयर 460 के रेट पर मैम। अच्छा, 460 की बाइंग है आपकी यूपीएल में। ठीक है, पहले वोकार्ड फार्मा पर एक व्यू ले लेते हैं। गौरांग जी, फार्मा में अगर एक स्टॉक जिससे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वोकार्ड फार्मा है, इन्होंने खरीदारी की है 289 के लेवल्स पर, क्या सजेशन होगा? और दूसरा ये कि यूपीएल इन्होंने थोड़ा ऊपर खरीद लिया है, अगर हाल ही के प्राइस मूवमेंट की बात करें, 460 के आसपास की खरीदारी है, तो क्या सजेशन होगा? तो आपको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से।
और वोकहार्ट पर दीपाली मेरे ख्याल से जब ये 3 या 4 आंकड़ों में हुआ करता था ऊपर की तरफ 1200, 1400, 1500 का भी भाव देखा था, तब से लेकर के हाल तक हमने बिकवाली की राय दी। तो एक राय तो मैं पहले तो ये दूंगा कि वोकहार्ट में से हो सके उतना जल्दी निकल करके अगर आपको फार्मा क्षेत्र में ही निवेश करना है तो मेरी राय में बायोकॉन एक ज़्यादा उचित शेयर होगा। वहाँ पर नतीजे भी बेहतर आते हैं और पिछले अगर आप इतिहास देख लें तो जो लोगों ने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है बायोकॉन में उनको अच्छा खासा मुनाफा भी मिला है। तो मेरी राय में थोड़ा बहुत 40 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान बढ़े उसके पहले आप बायोकॉन में लंबी अवधि के लिए आप अपना निवेश जो है परिवर्तन कर सकते हैं। और यूपीएल में जो निवेश है निश्चिंत रहें, थोड़ा बहुत खबरों को लेकर के ये स्टॉक में करेक्शन आया है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार कृषि क्षेत्र में जोर दे रही है और इस कंपनी का योगदान कृषि क्षेत्र में खास करके यूरिया और फर्टिलाइजर में ज़्यादा रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर लंबी अवधि का निवेश है तो यूपीएल में आपको 580 और 625 तक के भी लक्ष्य मुकम्मल हो सकते हैं, बशर्ते कि आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, 580 625 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक पर क्योंकि ये शो लाइव है तो वहां भी काफी क्वेरीज आ रही। केशव वर्मा ने फेसबुक पर भेजा है, फेडरल बैंक पर 250 शेयर से 54 रुपए की बाइंग है, बताइए गौरांग जी क्या करना है। आई एम सॉरी दीपाली, कौन सा शेयर था? फेडरल बैंक 54 की बाइंग है। आज कल में ही नतीजा है फेडरल बैंक के, और मेरे ख्याल से जो हमारी उम्मीद थी उस पर तो बहुत ही खरे उतरे। गिरावट आती है, 50 के नीचे जाता है तो और खरीदने की थोड़ी बहुत आप क्षमता रखिए, और हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तौर पर लंबी अवधि के लिए, और लक्ष्य करीबन 75 से 80 का है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो परिवर्तन देख रहे हैं नतीजे में दीपाली, वो और तीव्र गति से आगे बढ़ा देगा, जिससे बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, 50 रुपए के नीचे मिले तो नई और खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुधराम है दिल्ली से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, 1010 शेयर हैं और एवरेज 400 पे हैं। ये 94 से होल्ड हो रहे हैं, 94 ऑनवर्ड। इसमें आधे शेयर तो जो बोनस शेयर हैं इसमें। हेलो तो बड़ी खुशी होती होगी आपको अपनी इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। नहीं, मैंने इसमें तो बेचा नहीं अभी तक इसमें से कोई भी शेयर। चलिए, कंग्रेचुलेशंस। यही गौरांग, यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के साथ, जो हम अपनी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नाम की मुहिम में भी बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्होंने 400 के भाव पर 94 से एक्यूमुलेट किया हुआ है, बोनस शेयर्स भी इनको मिले हैं और आज इनको ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना मुनाफा मिल रहा है। अभी तक बेचा नहीं है, अब बेच दें क्या? मेरा सवाल इनसे ये होगा कि अगर इनको पैसों रुपये की जरूरत है किसी कारण को लेकर के, तो शायद इनको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अन्यथा कल ही हमने 43वें एजीएम में जो घोषणाएं सुनी है चेयरमैन साहब श्रीमान मुकेश अंबानी जी की जुबानी, तो पहले तो नतीजों के आधार पर जो भी नतीजे आए थे अब तक, उस पर आप ही के साथ हमने बात की थी, आपके चैनल पर भी हमने ब्यौरा रखा था, 1850 2000 का लक्ष्य रखा था। लेकिन जो घोषणाएं कल एजीएम में हुई 43वें एजीएम में, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि 2200 के ऊपर जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अगर इनके पास समय है, जल्दबाजी नहीं है, रुपये की जरूरत नहीं है, तो बने रहें, और अगर जरूरत है तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट ले। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो मैं बने रहने की राय। ठीक है, अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो होल्ड कीजिए स्टॉक को, पैसों की जरूरत है तो थोड़ा मुनाफा ले सकते हैं। एस धवन ने सवाल भेजा है फेसबुक पर, राइट्स पर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 100 स्टॉक खरीदे हुए हैं, परचेसिंग प्राइस है 270 का। तो राइट्स पर बताइए 270 के परचेसिंग प्राइस से गौरांग जी क्या सजेशन होगा? स्टॉक का नाम बताइए फिर से। राइट्स, ओके। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर हमारी कोई कवरेज नहीं है, इसलिए मैं रेगुलेशन को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी राय में इनको अगर मैं परिवर्तन करने की अगर मैं इनको राय देना चाहता हूं तो निजी क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लंबी अवधि के लिए मुनाफा यहाँ पर ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए राय आपको दी गई है, उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पर एक सवाल आ रहा है, क्विकली ले लेते हैं।
और ये सवाल आया है फेसबुक पर। मुजफ्फरपुर से कुणाल शाह ने सवाल भेजा है। भारतीय एयरटेल शेयर जिन्होंने खरीदे हुए हैं 578 के प्राइस पर, तो इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है ये स्टॉक। क्या व्यू होगा गौरांग जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भारतीय एयरटेल? तो सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, दूसरी बड़ी, पहले पायदान पर जियो आता है, उसके बाद भारतीय एयरटेल आता है और बाद में एक बहुत ही सक्षम कंपनी थी लेकिन अब कमजोर पड़ गई है, वो है वोडाफोन आइडिया। तो बने रहने की राय होगी और 690 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए भारतीय एयरटेल पर लंबी अवधि के लिए। ठीक है, चलिए तो राय आपको दी गई है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड किया आप। उसके अलावा अगले कॉलर मनु है हमारे साथ बेंगलुरु से। मनु गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने आईसीआईसीआई बैंक जुलाई 370 कॉल ऑप्शन लिया था। आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का? बैंक जुलाई 370 कॉल ऑप्शन लिया था 17 रुपीज में, अभी लॉस में चल रहा है। मनु माफी चाहेंगे, आपको इस सवाल पर हम राय नहीं दिला पाएंगे क्योंकि गौरांग जी फंडामेंटली स्टॉक्स को आंकते हैं और आपका जो सवाल है वो कोई डेरिवेटिव गेस ही आंसर कर सकता है। हाँ मैम, अगर हाँ आपने आईसीआईसीआई बैंक का इक्विटी में आईसीआईसीआई बैंक का भी 1000 क्वांटिटीज परचेज किया था तो 370 में, अभी लॉस में चल रहा है। इज इट राइट टाइम टू होल्ड इट? हाँ, उस पर मैं आपको व्यू दिला देती हूँ डेफिनेटली। गौरांग जी, इनकी जो इन्वेस्टमेंट पोजीशन है आईसीआईसीआई बैंक पर, उस पर व्यू दीजिए। 370 का परचेजिंग प्राइस है, 1000 शेयर्स हैं। वर्थ होगा अगर ये होल्ड रखें अपनी पोजीशन को? मेरे ख्याल से वर्थ नहीं, बहुत ही वर्थ होगा। और पहले तो इनको एक राय दूंगा कि अगर आप कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं तो आप पहले अपने जोखिम झेलने की क्षमता ध्यान में रखें, क्योंकि वहां पर एक तरफा आप कोई भी सौदा न करें, आपको दो तरफा यानी कि लेने बेचने का सौदा करना चाहिए, हेज करके चलना चाहिए। दूसरी बात, इनका सवाल था आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, तो अभी राइट्स के ऊपर आपने मुझे सवाल पूछा था तो मैंने उन निवेशक को परिवर्तन करने की राय दी थी आईसीआईसीआई बैंक में, और लंबी अवधि के लक्ष्य 485 का है। नतीजे बेहतर आए तो ये लक्ष्य ऊपर के तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कर कीजिए अपनी पोजीशन, ये सजेशन है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। अगले सवाल जो है वो फेसबुक के थ्रू हमें आया है। अजय जैन ने भेजा है एमआरपीएल और अदानी पार पर। एमआरपीएल ने 223 शेयर खरीदे हुए 42 के भाव पर, अदानी पार में 41 के भाव की बाइंग है। तो एमआरपीएल 42, अदानी पार 41, दोनों पर क्या व्यू होगा? तो एमआरपीएल आप होल्ड कर सकते हैं। अडानी ग्रुप हम कवर करते नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं ऊर्जा उत्पादन में दीपाली, हम टाटा पावर को ज्यादा पसंद करते हैं, तो चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल आया है फेसबुक पर रत्नी देव मोंडल का, गौरांग जी, और के भाव पर इन्होंने बजाज फाइनेंस खरीदा हुआ है, रुक सकते हैं लंबी अवधि के लिए? बताइए, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा नुकसान फिलहाल हो रहा है इनको, बट सजेशन क्या होगा? 1850 1900 को किसको अच्छा नहीं लग रहा था? 3200 3300 पे सबको अच्छा लग रहा है। आप ही के चैनल पर इसी शो में हमने कई बार कवायद की है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के। निश्चिंत रहे, बने रहें, और अगर गिरावट आती है तो और जोड़े लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए बजाज फाइनेंस। आई रिमेम्बर जब 2000 के आसपास था, 1800 के आसपास था, जब सब वेट करने के लिए बोले थे बजाज फाइनेंस में, तब गौरांग जी ने कहा था कि यहाँ से खरीदारी शुरू होनी चाहिए, और देखिए ऑलरेडी अगर किसी ने वहां पर एंट्री ली तो 50-60% का मुनाफा हो रहा होगा। अभी भी ऑन डिस्क ऐड कर सकते हैं। कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब सौरभ है लुधियाना से। सौरभ गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मैंने कोल इंडिया के शेयर लिए हैं 200 शेयर एट द प्राइस ऑफ 133.25। तो इसको ठीक है, पूछ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 133 रुपए की बाइंग है गौरांग जी कोल इंडिया में, क्या सजेशन होगा? रखें इस पोजीशन को? सरकारी कंपनी और हाल ही में कोयले की खानों को लेकर के निजीकरण की बात आई है, जिससे थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कोल इंडिया को, लेकिन जिस प्रकार से जिस मात्रा में कोल इंडिया के पास कोयले की खाने हैं, विश्व भर में सबसे ज़्यादा है, और कोयले का उत्पादन भी बेहतर हो रहा है, कोयले की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आ रही है, और इस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड सरकार भी चाहेगी ये कंपनी उनको दे। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं बंधन बैंक, यही सजेशन है। फेसबुक पर एक सवाल आ रहा है गौरांग जी,
बंधन बैंक पर रवि का 650 के भाव में 1000 शेयर दिए हुए हैं। प्राइस देखकर तो पता है कि कोविड सिचुएशन से पहले की इनकी बाइंग होगी। अब क्या करना है इनको? पहले तो बने रहे। दूसरी बात, नतीजों को लेकर के यहाँ पर भी अच्छे आसार नजर आए, जो भी नतीजे हमने अभी तक देखे। एक चिंता का जो कारण है वो आसाम में जिस तरीके से बाढ़ आई है उसको लेकर के। इनका ज़्यादातर जो कारोबार है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन ये एक छोटी या मध्यम अवधि की चिंता का कारण है। लंबी अवधि के लिए बने रहें, और अगर इस कारण को लेकर के गिरावट आती है बंधन बैंक में, इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो और खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो और ऐड भी कर सकते हैं लेवल्स पर। अतुल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर वाराणसी से। अतुल जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मेरा नाम अतुल पांडे है और मैं वाराणसी से हूँ, और मेरा यस बैंक पे है क्वेश्चन। मैंने 52.55 पे बाई करी थी, तो अभी उसमें क्या एडवाइज है? और दूसरा वेल पे भी था मेरा। दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? BHEL। ठीक है, पूछ लेते हैं। हाँ जी, समझ गई मैं। BHEL में भी इन्होंने ऊपर लिया है काफी, 38 साढ़े 38 की पाएंगे गौरांग जी। यस बैंक भी 53 रुपए की खरीदारी है, तो क्या करना चाहिए यस बैंक BHEL दोनों में? तो दीपाली, जब इन्होंने खरीदारी की 53 रुपए के आसपास, तब इनके पास एक नहीं अनेक कारण थे खरीदारी न करने के लिए, क्योंकि जब ये 53 रुपए पे भी था तब भी जो खबरें थी वो काफी नकारात्मक थी। नतीजों को लेकर के बहुत सारे सवाल या निशान थे। ग्रॉस नेट NPA प्रोविजनिंग को लेकर के जो आंकड़े थे वहां पर भी बहुत बुरी फटकार खाई है। तो मेरी तो पहले तो राय होगी कि जो भी ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं वहां पर निकलने की कोशिश कीजिए और खरीदारी न कीजिए। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है तो ही आप इसमें बने रहें, इस उम्मीद में कि शायद आपका नुकसान कम हो और ऊपर के तरफ के दायरे में बिकवाली करें। BHEL में 45 के आसपास फिर से अगर आता है तो मैं आपको बिकवाली की राय दूंगा। और ये जो पूंजी आपके पास फिर से लौट करके आएगी, वो पूंजी आप चाहे तो 2 स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। एक है L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग और दूसरा है अशोक लेलैंड। ये दोनों ही जो मैं सुझाव दे रहा हूं दीपाली, ये 1 से 1.5 साल के लिए दे रहा हूं, और शायद इनको जो नुकसान हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई भी हो सकती है अगर ये परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो निकलने की सलाह है अपनी इस पोजीशन से, दोनों ही स्टॉक से, और L&T फाइनेंस, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स आप ले सकते हैं, वहां पर नुकसान की भरपाई हो सकती है। एक ब्रेक यहाँ पर रुके हैं, गौरांग जी हमारे साथ बने हुए हैं, वापस लौटेंगे, कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, गौरांग शाह हैं हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कनिका है हमारे फोन लाइन पर। नमस्कार कनिका, बताइए क्या सवाल है आपका? Hudson Agro 200 shares at the rate of 700. ओके, गौरांग जी 700 के भाव पर हेडसन एग्रो खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? तो अगर पहले तो जब ये IPO था तब खरीदारी की कवायद थी, और उसके पश्चात जो नतीजे आए, थोड़ी तिमाहियों में हमको थोड़ी बहुत मायूसी नजर आई, झलक नजर आई, क्योंकि माहौल जो था वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि, आप बिल्कुल बने रह सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए। फेसबुक से सारी क्वेरीज लेते हैं। बिमलेश मिश्रा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, IRCTC पर इनका सवाल है गौरांग जी, 1452 की बाइंग है। तो नतीजों को लेकर के मैनेजमेंट आप ही के चैनल पर थे, आपके सहयोगी चैनल पर भी थे, हमने उनकी टिप्पणियां भी सुनी, उनका एक वक्तव्य था वो भी सुना। और जिस तरीके से अप्रैल मई जून में लॉकडाउन था, पूर्ण तरीके से यातायात बिल्कुल बंद था, ट्रेन की आवागमन भी बिल्कुल ठप थी, जिसके कारण नतीजे बहुत ही निराशाजनक आने की पूरी संभावना थी। और वो मेरे ख्याल से इस हफ्ते ही नतीजे, मेरे ख्याल से इस हफ्ते अगले हफ्ते नतीजे IRCTC के। लेकिन ये एक तिमाही का हमें लग रहा है कि एक छोटा सा नकारात्मक कारण लंबी अवधि के लिए जैसे ही माहौल दुरुस्त होगा और फिर से यातायात शुरू हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि नतीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लंबी अवधि के लिए बने रहें। ठीक है, इसके अलावा अमित दोबाल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर ही, एस्ट्रा माइक्रो 2000 शेयर है, 121 का प्राइस है, होल्ड करें या सेल करें? डिफेंस को कारोबार को लेकर के बहुत बड़ी प्रगति यहाँ पर होगी। निजीकरण जो हो रहा है, खास करके जो FDI 49% से 74% किया है, उसका फायदा डिफेंस रिलेटेड कंपनियों को मिलेगा। लंबी अवधि के लिए बने रहें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है।
फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल, और अब बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की जो NSE के साथ मिलकर हम लाए, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद है इन्वेस्टर्स को जागरूक करना और आप अपने पैसे को सही जगह निवेश कर सकें, अपने पैसे को खो ना दे। इसीलिए हमने डूज एंड डोंट्स की एक छोटी सी लिस्ट आपके लिए तैयार की है। इस लिस्ट पर गौर कीजिए। आपको सिर्फ इन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकें। आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स देता है तो आंख मूंद कर उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। अफवाह या फिर सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर आपको निवेश नहीं करना है। आपको जो टिप मिल रही है इन्वेस्टमेंट की वो कहाँ से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि जो टिप्स हैं इन्वेस्टमेंट की वो या तो रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से आनी चाहिए। इसके अलावा जो टिप आपको मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कब रिलीज हुई है, उसका डेट और तारीख उसकी क्या है, उसकी आप जानकारी कीजिए, तब आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे अगर आप निवेश करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप अपनी गाड़ी कमाई को गवा बैठें। दोस्त यार रिश्तेदार भी आपको काफी बार स्टॉक्स रिकमेंड होंगे, तो उन पर भी आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। अपनी रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट्स का व्यू सुनिए और अपनी रिसर्च के बेसिस पे स्टॉक्स का चुनाव कीजिए। गौरांग जी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आप जैसे एक्सपर्ट्स को सुनकर शेयरों में निवेश करते हैं, बट आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो यही कहती है कि एक्सपर्ट का भी व्यू जरूर ले, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च भी करें और उसके बाद क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें। उसी बात पर आ रहा था कि भाई आप हम जैसे विशेषज्ञों को सुनकर के जानकारी लें, लेकिन खाली सिर्फ हम सुनकर आप निवेश मत कीजिए। आप थोड़ा बहुत अभ्यास करें, जानकारी आप खुद करें, निवेश करने से पहले करें, ताकि आपको पूर्ण तरीके से आश्वासन हो जाए कि आप कौन सी कंपनी में किस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं और उसमें क्या जोखिम है और क्या मुनाफा है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आज ही के शो में हमने देखा कि एक साहब ने 400 रुपए में 1000 शेयर रिलायंस के लिए। तो ये बहुत जरूरी है दीपाली के जागरूक और जानकार निवेशक बने। ये एक जरिया है, लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो आपकी पूंजी बढ़ सकती है अगर आपने जानकारी लेकर के लंबी अवधि के ध्यान में रखते हुए अच्छे शेयरों में निवेश किया हो। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, SMS पर भरोसा कर सकते हैं, किसी के कहने पर निवेश करते हैं बिना कोई जानकारी लिए, तो ये पूरा जोखिम हो सकता है। और इसके किस्से बहुत सारे हैं शेयर बाजार में। आप उनका एक हिस्सा मत बनिए, आप बनिए हिस्सा तो उसका बनिए जो जानकार और जागरूक निवेशक हो। ठीक है, चलिए शुक्रिया गौरांग जी, शो का हिस्सा बने आप। क्विकली कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका। निजी निवेश किसी भी शेयर में नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। और आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए, अपना सजेशन देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबर पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।